नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल समीक क्लासेस पर आप सभी का मैं जो है बहुत ही शानदार तरीके से आपका आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। तो चलिएगा ज़्यादा लेट ना करते हुए आज हमारा एक नए वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष मैं हाजिर हुआ हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने जो है पढ़ाई को आप अच्छे से एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, अपनी जर्नी पर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। ऐसी अपेक्षाओं के साथ हमारा एक नया वीडियो लेकर के आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ, लेक्चर नंबर 5। ये जो 5वां नंबर का लेक्चर अभी आप लोग जो मेरे साथ देखने वाले हो, इसमें टॉप मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, ऐसे प्रश्नों को आपको अभी देखने को मिलेगा। बार बार ऐसे प्रश्नों को आप फेस करेंगे एग्जाम में, आने वाले टीचर भर्ती के एग्जाम जितने भी होने हैं, स्टेट आपके सीटेट एग्जाम में। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए ये जो लेक्चर नंबर 5 है ये आपका पूर्णतः रहने वाला है कंप्लीटेड बेस्ड ऑन द लेक्चर नंबर 5। हमारा जो थ्योरी क्लास हुआ था लेक्चर नंबर 5, उसको जरूर देखिएगा, तभी जो है ये आपका लेक्चर समझ में आएगा और आप इसको एंजॉय कर पाएंगे मेरे साथ साथ। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर नंबर रहने वाला है, इसमें आपको देख सकते हो ढेर सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और इसमें जो है आप बहुत ही शानदार तरीके से मेरे साथ इस पूरी जर्नी को अभी जो है आप सभी इंजॉय करेंगे। तो चलिए ज़्यादा लेट न करते हुए आज के दिन का पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो पहला प्रश्न क्या बोलता है, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन कौन है। 3 पिलर्स हमारे शिक्षा के कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं, है ना। तो शिक्षा के 3 प्रमुख पिलर्स हमारे कौन कौन से हैं भाई। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा लेट न करते हुए इस पर ध्यान देते हैं। तो शिक्षा का 3 प्रमुख पिलर कौन कौन सा है। तो पहला नंबर ऑप्शन बोलता है शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, बिल्कुल सही हो सकता है। सिद्धांत, शिक्षण उद्देश्य, ये भी नहीं है। शिक्षा, क्रियाविधि और शिक्षक, ये भी नहीं है। महत्व, शिक्षक, वस्तुनिष्ठ, अरे ये क्या है भाई, अरे ये आंसर नहीं है सही। इसलिए इस जो परफेक्ट हमारा क्वेश्चन है उसका एकदम सही सटीक और एकदम सही आंसर आपका हो जाएगा। देख सकते हो ये आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द परफेक्ट आंसर। तो ये जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है इसका सही सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये जो है 3 प्रमुख आधार है, इसको जो है जॉन डीवी महोदय जी ने बताया था कि शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, इसके बिना जो है हम शिक्षा की कल्पना नहीं कर सकते, है ना। तो ये तीनों जो है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपके स्क्रीन पर ये रहा। मेरे साथ आप लोग भी पढ़िएगा और मस्त जो है हमारे सफर को एंजॉय कीजिएगा दोस्तों। चलिएगा, तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए। अध्यापक को किस लिए करना चाहिए भाई। यदि आप एक अच्छे अध्यापक बनना चाहते हो तो आप शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो क्यों अध्ययन करेंगे आप इसको। तो सबसे पहला ऑप्शन बोलता है इससे वह परीक्षाओं में प्रथम आ सके। अच्छा, परीक्षा में प्रथम आने के लिए थोड़ी अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करेगा भाई, है ना। तो ये तो पहला रॉन्ग हो गया। दूसरा, इसकी सहायता से आप अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। बिल्कुल ये वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही, दूसरा नंबर का ऑप्शन। तो ये इसमें क्या बोल रहा है, इसकी सहायता से आप अपने शिक्षण को क्या बना सकते हो, प्रभावी, ताकि बच्चा जो है आपसे बहुत ही शानदार तरीके से जुड़ सके और जुड़ करके जो है आपकी कक्षा में जो है इंजॉय कर सके, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर। तीसरा नंबर बोलता है इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिलेगी। तो शिक्षक का आत्मसंतुष्टि कुछ लेना देना नहीं है भाई। तो इससे ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, गलत दिशा में इसमें मैसेज जा रहा है। इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। दूसरों को प्रभावित करना भी कोई शिक्षक का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, है ना। तो शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए, एक छात्र को किस प्रकार से वह अच्छे से अच्छे तरीके से सिखा सके, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन नंबर 2 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, है ना। यही हमारा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्यापक का शिक्षा मनोविज्ञान को अध्ययन करने का मूल उद्देश्य रहने वाला है ना। चलिएगा, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको देख सकते हो, ये रहा स्क्रीन पर। यह बोलता है निम्न में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा, है ना, और एक निरौपचारिक शिक्षा, 3 प्रकार की शिक्षा दी जाती है किसी भी विद्यार्थी को, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक शिक्षा क्या होता है, जो एक विद्यालय में रह करके, एक विद्यालय कैंपस में आप लोग जो है एक निश्चित शिक्षण संस्थान में किसी विद्यार्थी को जब अध्ययन अध्यापन कराते हैं तो औपचारिक होता है। अनौपचारिक स्रोत नहीं है बोल रहा है, तो अनौपचारिक का स्रोत नहीं है। तो कौन सा अनौपचारिक का स्रोत नहीं है भाई। तो पहला नंबर देखते हैं, अभिभावक द्वारा दी गई शिक्षा अनौपचारिक का स्रोत। तो ये तो स्रोत हो सकता है भाई, अभिभावक घर में जो शिक्षा दे रहा है वो तो अनौपचारिक ही होगा। तो स्रोत नहीं है बोला, तो ये तो स्रोत हो गया। कक्षा में शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, यही हमारा आंसर नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर। मित्र समूह द्वारा दी गई शिक्षा, ये भी क्या होगा, अनौपचारिक शिक्षा होगा। और पड़ोसियों द्वारा दी गई शिक्षा, ये भी क्या होगा, अनौपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है बोला है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी जो है अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ये हमारा औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में आ जाएगा। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा शिक्षण के माध्यम से शिक्षा को प्रदान किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना।
चलिएगा अगला प्रश्न बोलता है, शानदार और बहुत ही सरल प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में जो अंतर्निहित शक्तियां होती है, मनुष्य की जो आंतरिक शक्तियां होती है, उसका हम प्रकटीकरण कर सकते हैं। तो यह जो है किसने बताया था कि शिक्षा जो है मनुष्य में निहित अंतर्निहित शक्तियों का क्या करता है, प्रकटीकरण है, उसका एक बड़ा माध्यम है। तो इसको जो है बताया गया था स्वामी विवेकानंद जी के माध्यम से, है ना। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बताया था, विवेकानंद महोदय जी ने, कि जो शिक्षा है वो क्या है, शिक्षा के माध्यम से हम अपने अंदर अंतर्निहित जो हमारी संपूर्णता है उसको प्रकटीकरण कर सकते हैं। हमने अंतर्निहित गुणों का प्रकटीकरण करने का एक क्या है, बहुत ही सशक्त माध्यम है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा परफेक्ट आंसर, है ना। इसके अलावा दूसरा नंबर बोलता है, एक शिक्षक अपने अगला क्वेश्चन बोलता है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके इस उद्देश्य से निम्न में से कौन सा क्षेत्र संबंधित है ना। शिक्षार्थी का क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है। तो विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं आपका शैक्षिक मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है ना दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी ये इसका परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शैक्षिक मनोविज्ञान ही वह मनोविज्ञान है जो हमें बालक के जो है विभिन्न प्रकार की जो क्षमताएं हैं, उनके जो प्रयास किया जा रहा है, उनके जो है अध्ययन अध्यापन से संबंधित विषय है, उनको जो है बताता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी शैक्षिक मनोविज्ञान, है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। किसका अध्ययन जो है दोनों में हम करते हैं, मतलब मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र की मदद से जिस मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है वही हमारा मनोविज्ञान कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर एक बोलता है सकारात्मक, तो ये भी नहीं हो सकता। औद्योगिक मनोविज्ञान में उद्योगों का अध्ययन किया जाता है। संगठनात्मक मनोविज्ञान सामाजिक रूप से अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग जो है किसी भी मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र का दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। दोनों की मदद से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, है ना। चलेगा बहुत ही शानदार तरीके से। अगला प्रश्न देखते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है। अच्छा, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है बोला जा रहा है, मतलब नहीं है। तो व्यवहारिक विज्ञान है, बिल्कुल है। प्रयुक्त विज्ञान ये भी है। सामाजिक विज्ञान ये भी है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान है इसलिए तो समाज मिति इसमें हम लोग पढ़ते हैं, समाज मिति मनोविज्ञान जी। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी यही जो है गलत है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर जो आपका ये शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है, इसका जो है हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा आदर्श मूलक विज्ञान। तो आदर्श मूलक विज्ञान हमारा जो है शैक्षिक मनोविज्ञान नहीं है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, कौन है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, विलियम जेम्स, वाटसन, एस बंडूरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है परफेक्ट आंसर हो जाएगा, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स महोदय जो है ये हमारे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ठीक है, अगर तो अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा लेट न करते हुए। बहुत ही शानदार ये वीडियो आप लोग को अंत तक बने रहेगा, बहुत ही हमारे साथ सफ़र में हमारा सपोर्ट कीजिएगा, ऐसी उम्मीदें हैं आप लोग से। और अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा B.F. स्किनर नहीं है। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान कहा है, ना कि शिक्षा का विज्ञान, है ना। क्रो एंड क्रो महोदय भी नहीं है, और R.B. केटल महोदय भी नहीं है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा E.A. पिल। E.A. पिल महोदय बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, तो E.A. पिल महोदय का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का ही विज्ञान है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर, है ना। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। ठीक है, तो ये कौन बोलता है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। तो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, तो इसका जो है परफेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, वुडवर्थ द्वारा नहीं बोला गया है, इस वुडवर्थ द्वारा नहीं कहा गया है, ना ही सिम्पसन द्वारा कहा गया है, ना ही पावलोव के द्वारा कहा गया है। तो इसका आंसर बी, तो ऑप्शन नंबर बी स्किनर के द्वारा ये कहा गया था कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, मतलब जिसमें हम शिक्षण करते हैं और उसके माध्यम से सीखते हैं, है ना। तो ये हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा। और चलिएगा अगले प्रश्न में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान
कि विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के आसपास घूमती है। मतलब जब आप शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करते हो तो कौन कौन से विषय होते हैं जिसके आसपास हमारा पूरा शिक्षा मनोविज्ञान सेंटर्ड दिखाई देता है, मतलब जिसके बारे में हम जिन चीज़ों के बारे में सर्वाधिक अध्ययन करते हैं। तो पहला नंबर है आपका शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, राइट हो सकता है। शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया, तो शिक्षण हो एवं अधिगम प्रक्रिया होता तो आंसर होता, यहाँ शिक्षक दे दिया है तो ये गलत हो जाएगा। अधिगम परिस्थितियों के बारे में पढ़ते हैं बिल्कुल, लेकिन शिक्षण अधिगम परिस्थितियों के बारे में ही नहीं पढ़ते। और अगला है आपका सभी विकल्प सही है ना। तो इसमें यदि हम बात करें शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव का, तो बिल्कुल हम अध्ययन करेंगे। शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव का अध्ययन करते हैं। शिक्षा एवं अधिगम प्रक्रिया का भी अध्ययन करेंगे। अधिगम परिस्थितियों के बारे में भी पढ़ते हैं कि बच्चा किस प्रकार प्रॉपर तरीके से बच्चे को सिखाया जा सके। इसलिए इस प्रश्न का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, ऑल द करेक्ट, पूरा मतलब जितने भी प्रश्न आप लोग के प्रश्न में विकल्प दिए गए हैं ये सभी के सभी आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पढ़िएगा। ये बोलता है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, क्यों जरूरी है भाई शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन, क्यों जरूरी है अध्यापक के लिए, और वो क्यों अध्ययन करे शिक्षा मनोविज्ञान को, और शिक्षा मनोविज्ञान को अध्ययन करने से अध्यापक को क्या फायदा होगा। तो चलिए पहला देखते हैं। आत्मसंतुष्टि मिल सके, तो भाई आत्मसंतुष्टि से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तो गलत हो जाएगा। वह दूसरों को प्रभावित कर सके, मतलब इसका यही उद्देश्य थोड़ी रहेगा। परीक्षा में प्रथम आ सके, इसका भी कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए ये जो प्रश्न है इसका परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, तो इस प्रश्न का परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये बोलता है यदि शिक्षक जो है शिक्षण मनोविज्ञान का बहुत अच्छे से अध्ययन करता है तो वो क्या करेगा, इसकी सहायता से जो अपनी शिक्षण शैली है, जो शिक्षण की प्रक्रिया है, उसको बहुत ही ज़्यादा क्या बना सकेगा, प्रभावशाली बना सकेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द परफेक्ट आंसर। जो क्वेश्चन नंबर आपका जो है शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन अध्यापक को किस लिए सहायक है, इसका ये है आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। अच्छा, क्या चीज़ से नहीं जुड़ा हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, बिल्कुल करता है भाई। मानव जो है व्यवहार का अध्ययन करेगा। मानसिक क्रियाओं प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, तो करता है। और सीखने के तरीकों का अध्ययन करता है, तो करता है। और ये जो है ऑप्शन नंबर डी यही आपका गलत दिखाई दे रहा है, क्योंकि संचार माध्यमों का अध्ययन, संचार माध्यम जैसे कि आप लोग के टेलीफोन है, रेडियो है ना, ये सब हमारे संचार माध्यम है। आपके जो है वायरलेस जितने भी तकनीकें आई है सब संचार माध्यम है, तो संचार माध्यमों का अध्ययन करना इनका उद्देश्य नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का जो है आपका आंसर नंबर डी, ये आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही, है ना। चलिएगा अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, तो कला है प्रकृति की कि नहीं है, विज्ञान है प्रकृति की नहीं है, और ये विद्यात्मक विज्ञान, तो यही जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर, विद्यात्मक मनोविज्ञान। विद्यात्मक मनोविज्ञान वो मनोविज्ञान है जिसमें हम जो है विज्ञान और शिक्षण दोनों को साथ साथ करते हैं, मतलब विज्ञान और शिक्षण का जहाँ पे हम उपयोग करेंगे वही हमारा क्या कहलाता है, विद्यात्मक मनोविज्ञान। इसमें विज्ञान और शिक्षण को एक ही माना जाता है, और दोनों मिल करके जो है अध्यात्म को और चिंतन को और दोनों को कला को एक ही में जोड़ करके अध्ययन किया जाता है, जिसको बोलते हैं विद्यात्मक विज्ञान। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मनोविज्ञान कला से जुड़ा हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान, कुछ लोग बोलते हैं विज्ञान से, लेकिन विद्यात्मक मनोविज्ञान मानता है कि मनोविज्ञान की प्रकृति दोनों का सम्मिश्रण है, मतलब इसमें विज्ञान भी मिले देखने को मिलेगा, गठजोड़ है विज्ञान और कला का, तो विज्ञान और कला दोनों से जुड़ा हुआ है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान, ऐसा कहना है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही, है ना। इसके बाद देखते हैं अगला। शिक्षा मनोविज्ञान को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा इस क्षेत्र का उद्देश्य संबंध है, मतलब किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ये जो प्रश्न बोल रहा है यो, क्योंकि हमारा पूरा लेक्चर हमारा किस पर बेस्ड है, शिक्षा मनोविज्ञान पर बेस्ड है। इसलिए इस प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ये बोलता है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, और इस चीज क्षमताओं को समझने का प्रयास करने के लिए कौन सा क्षेत्र उस उद्देश्य के साथ संबंधित है, तो शिक्षा मनोविज्ञान ही एक ऐसा क्षेत्र है जो विद्यार्थी को उद्देश्यों को क्षमताओं को समझने के लिए हमारी मदद करेगा एक शिक्षण के दौरान, है ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट, है ना, 100 में 100। अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये प्रश्न बोलता है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन जो है सही है, तो आपको सही वाला जो विकल्प है उसको खोजना है, ये सही विकल्प है ना। तो पहला बोलता है बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। दूसरा, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। भाई बच्चों को पूर्व ज्ञान नहीं होता, यही से नकारात्मक होगा, क्योंकि बच्चे
पर्यावरण के साथ अपने परिवार, अपने समाज, अपने दोस्तों, अपने घर अड़ोस पड़ोस से बहुत सारी चीज़ें सीख करके आते हैं ना, बचपन से ही, स्कूल जाने से पूर्व ही, इसलिए उसको तो बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही निगेटिव जा रहा है। तीसरा नंबर, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। अच्छा, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट नहीं होता, ये भी एकदम जो है आंसर इसका परफेक्ट नहीं होगा। बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाए, तो ये तो रटाए वाले सिस्टम वाला में आ गया, रटर उटा वाला रोड सिस्टम में, इसलिए तीनों ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द परफेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन के लिए आपका आंसर नंबर है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। बच्चे जो है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, उसे केवल सहायता की आवश्यकता होती है, केवल उसे मार्गदर्शन और उसे जो है सिखाने वाले की आवश्यकता होती है, तो वो अपना ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। यही क्या है, हमारे मनोविज्ञान के लिए दृष्टि से सत्य होगा, है ना। तो अगला प्रश्न है, औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का खाली स्थान द्वारा अध्ययन किया जाता है। औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है, तो मानव विज्ञानी, शिक्षा मनोविज्ञानी, नैदानिक मनोविज्ञानी, सामाजिक मनोविज्ञानी। तो चूंकि भाई औपचारिक वातावरण मतलब हमारे विद्यालय के वातावरण की बात की जा रही है, कक्षा कक्षा में होने वाला जो अधिगम है उसकी बात की जा रही है, इसलिए ये किससे जुड़ा हुआ है, शिक्षा से। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, क्योंकि औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञानी ही कर पाएंगे, और शिक्षा मनोविज्ञानी ही इसका क्या हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए अगला देखते हैं। इसी के साथ साथ अगला आपका प्रश्न है, ये रहा कुछ इस प्रकार से। तो अगला प्रश्न बोलता है, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान किस पर अधिक बल देगा भाई। अच्छा, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के लिए है और छात्र के लिए है, तो ये क्या देख इस किस पर अधिक बल देगा, है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान किस पर अधिक बल देगा, तो पहला बोलता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा तो सबसे निगेटिव पॉइंट है। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा मतलब बच्चे का क्या होना, विकास नहीं होना, डेवलपमेंट नहीं होना, बच्चा का पिछड़ जाना ही क्या है शिक्षक केंद्रित शिक्षा, जो कि पहले चलती थी, अब इसका रोल खत्म हो चुका है। अब जो है अभी चल रहा है वर्तमान में छात्र केंद्रित शिक्षा, जो हमारा एनसीएफ बोलता है, बिना बोझ की शिक्षा, एनसीएफ 2005 छात्र केंद्रित शिक्षा। नई शिक्षा नीति भी बोलती है कि हमारी जो शिक्षण प्रणाली है पूरा छात्र पर ही केंद्रित होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन आपको गलत नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या है, बिल्कुल सही है ना। और पाठ्यचर्या केंद्रित होना चाहिए, तो पाठ्यचर्या सेंटर नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा इसके लिए। और इस पर ज़्यादा कोई चर्चा करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर भी जोर नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न बोलता है, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय वस्तु निम्नलिखित में से मुख्य कारकों के उत्प्रोत घूमती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसके आसपास घूमेगा भाई, शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, अधिगम परिस्थितियाँ, सभी विकल्प सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इसमें माफ कीजिएगा, ये क्वेश्चन डबल आ गया है। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी चर्चा किया था कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी, अधिगम अनुभव, शिक्षा एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ सबके सब क्या है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को जानने के लिए में शिक्षक का ज्ञान इस विषय से संबंधित है। तो छात्र की क्या क्या रुचियां हैं, छात्र को क्या क्या आवश्यकता है, कौन से क्षेत्र में उसकी प्रवीणता ज़्यादा है, कौन से क्षेत्र में कमज़ोर है, कौन से क्षेत्र में छात्र अच्छा कर पाएगा, उन सभी को जानने के लिए, उन सभी को समझने के लिए हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या करता है, मदद करता है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य। इसके साथ साथ आगे देखिएगा कि छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को जानने में शिक्षक का ज्ञान इस विषय से संबंधित है। तो इस विषय से संबंधित है भाई शिक्षा का दर्शन, तो ये नहीं है, ये गलत होगा, शिक्षा का दर्शन से संबंधित नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान, हाँ, शिक्षा का मनोविज्ञान ही क्या करता है, छात्र की जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो रुचि है, उनका इंटरेस्ट है, उनका जो किससे लगाव है, कौन से विषय में उनको आगे प्रवीणता हासिल हो सकती है, उनकी रुचियों के बारे में जानने के लिए हमारा कौन सा मदद करता है, तो ये हमारा मदद करेगा शिक्षा का मनोविज्ञान। तो शिक्षा का मनोविज्ञान, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है, जो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जॉन एडम्स ने नहीं बोला है, अरस्तु के अनुसार नहीं है, और सुकरात जी के अनुसार भी नहीं है। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डीवी। ये डीवी है, ड्यूबी लिख लिया होगा, माफ कीजिएगा इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हुआ। तो यहाँ पे जॉन डीवी महोदय है जिन्होंने बताया था कि शिक्षा क्या है, एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, और इसमें जो है शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, इन तीनों का सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होता है। पूरे विद्यालय शिक्षा के दौरान ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो शिक्षा के तीन आधार स्तंभ, तीन पिलर्स बताए हैं जॉन डीवी महोदय जी ने, कौन कौन सा, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, है ना, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, तो
इसको किसने बताया? जॉन एडम्स ने, जॉन डीवी महोदय ने। अरस्तु ने, तो अरस्तु का रोल नहीं है। सुकरात का भी रोल नहीं है माफ कीजिएगा, जॉन डीवी का भी रोल नहीं है। तो इस जो है क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा जॉन एडम्स। तो जॉन एडम्स महोदय बोलते हैं कि पूरी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो किसके अराउंड घूमती है भैया? तो ये पूरी की पूरी शिक्षण प्रक्रिया आपकी घूमती है शिक्षक और छात्र। पूरा शिक्षक और छात्र ही जो है पूरे शिक्षक का केंद्र है, उसका अक्ष है, उसका एक्सेस है, और उसी के अराउंड जो है हमारा पूरा शिक्षा मनोविज्ञान घूम रहा है, घूर्णन कर रहा है, ऐसा मानना था। पर बाद में इसको जो है जॉन डीवी महोदय ने बताया कि शिक्षण प्रक्रिया जो है दो ही माध्यम से संपूर्ण नहीं हो सकती, इसके लिए हमें क्या चाहिए भाई? पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है। तो उन्होंने बाद में इसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम को जोड़ करके शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा, है ना। अगला, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो संकुचित मतलब होता है छोटे रूप में, संकीर्ण रूप में। तो ये कहाँ पे प्रदान की जाती है भाई? तो शिक्षा जो है संकुचित अर्थ में देखा जाए तो किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाने वाली शिक्षा है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ निकाला जाए तो ये होता है निश्चित स्थान पर प्रदान की जाने वाली शिक्षा। अच्छा, प्रत्येक स्थान व प्रत्येक समय पर प्रदान की जाने वाली शिक्षा ये नहीं होगा। जीवन पर्यंत प्रदान करने वाली ये भी शिक्षा नहीं होगी। तो किसी निश्चित स्थान पर किसी शिक्षा को प्रदान किया जा रहा है तो वो क्या होगा? संकुचित अर्थ में सिकुड़ा हुआ रूप में दिखाई देगा। बल्कि व्यापक अर्थ में हम उस शिक्षा को देख सकते हैं। तो व्यापक अर्थ में क्या होगा इसका अर्थ? तो यह प्रत्येक स्थान और समय पर जीवन पर्यंत चलने वाली होगी प्रक्रिया, तो उसको बोलेंगे व्यापक अर्थ में। तो संकुचित अर्थ में शिक्षा का उद्देश्य क्या हो जाता है? किसी निश्चित स्थान पर दी जाने वाली शिक्षा ही इसका संकुचित अर्थ में अर्थ प्रदान करता है ना। चलिएगा दोस्तों, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। तो चलिए देखते हैं अंतिम प्रश्न पर नजर दौड़ा लेते हैं तेजी से। ये बोलता है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास, मतलब सर्वांगीण विकास मुझे करना है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये कथन जो है कौन से जो हमारे विचारक है, जो हमारे दार्शनिक है, जो हमारे महापुरुष है, उनका है। तो पहला नंबर ऑप्शन है महात्मा गांधी जी, दूसरा दिया है विवेकानंद जी, तीसरा दिया शंकराचार्य जी, और चौथा दिया है टैगोर। तो इस जो है क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक आंसर, जैसे कि आप सोच रहे होंगे, तो इसका जो है बिल्कुल सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय क्या है? बालक और मनुष्य के मस्तिष्क में और उसके आत्मा में पाए जाने वाले सभी गुणों का क्या करना है? सर्वांगीण विकास करना है। तो इस प्रकार यह जो है हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो है यहीं पे समाप्त होती है, जो कि पूर्णतः किस पर आधारित था? आपका शिक्षा मनोविज्ञान पर। तो आशा करता हूँ आप सभी जो है अंत तक हमारे साथ बने रहे और हमारे इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय किया। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिनको आवश्यकता होगी उनको मदद कीजिएगा। तो अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल समीक क्लासेस पे फिर से मैं मिलूँगा। तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।